हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और हमने एनटीपीसी सीबीटी 2 जिसके लेवल 6 का पेपर हम हल कर रहे थे, और लेवल 6 के पेपर में हमने पिछले पार्ट में 27% तक पूरा हल इसका कर लिया था। और ये जो आपका पेपर है वो आपका है 9 मई 2022 का शिफ्ट फर्स्ट का पेपर है, शिफ्ट फर्स्ट का। और इस पेपर में हम मैथ और रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चन हैं उन प्रश्नों का सभी का हल कर रहे हैं। पूरा डिटेल डिस्कशन करेंगे, और ये आपके लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 5 के आगे एनटीपीसी के एग्ज़ाम होंगे उसके लिए एक तरीके से रामबाण साबित होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में जो अगला हम प्रश्न ले रहे हैं वो है प्रश्न नंबर 30। रीजनिंग और मैथ्स दोनों का हम साथ में सॉल्यूशन कर रहे हैं। ये जो आप पार्ट देख रहे हैं ये इसका पार्ट है सेकंड। एक पार्ट और आएगा, 3 पार्ट में इस वीडियो को हम पूरा करेंगे। तो चलिए इसे को देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 30 की बात कर लेते हैं। 6 व्यक्ति सी डी ई एक्स वाई और जेड प्रत्येक अलग अलग आयु के हैं। 6 व्यक्ति दे रखे, केवल एक व्यक्ति वाई से छोटा है। वाई से एक व्यक्ति छोटा है, इसका मतलब ये वाई है, और यहाँ वाई से एक व्यक्ति छोटा है, यहाँ दे रखा है। एक्स ई से बड़ा है। एक्स किससे बड़ा है? ई से। एक्स जो बड़ा है वो दे रखा है ई से बड़ा है, किंतु डी से छोटा है। एक्स किससे छोटा है? डी से छोटा है। ई वाई से बड़ा है। ई किससे बड़ा है? वाई से बड़ा है, जो कि ऊपर अपन ने लिख रखा है। अब न तो डी और न ही सी सबसे बड़ा है, इसका मतलब डी भी नहीं बड़ा है और सी भी नहीं बड़ा है। अभिव्यक्ति कितने हुए? एक, और सी और यहाँ ले लेते हैं 2, 3, 4, 5, तो टोटल 6। इसका मतलब सबसे बड़ा कौन हो गया? सबसे बड़ा हो गया जेड। तो जेड सबसे बड़ा हुआ। आपसे प्रश्न में पूछा कितने व्यक्ति जेड से बड़े हैं, तो जेड से कोई बड़ा है क्या? तो जेड सबसे बड़ा जेड हो गया, तो जेड से बड़ा कोई नहीं है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 0। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चले इसके प्रश्न पर, ये क्लियर हो गया होगा आपका। आगे चलते हैं इसके अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका है 31 नंबर। 31 नंबर प्रश्न बोल रहा है एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को एक निश्चित चाल से तय करता है। यदि वह अपनी चाल में 30% की वृद्धि करता है तो उसे उसी दूरी को तय करने में 15 मिनट कम समय लगता है। अपनी मूल चाल से चलते हुए उस दूरी को तय करने के द्वारा लिया गया समय कितना होगा? देखो, चाल में 30% की वृद्धि की, तो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि पहले चाल उसकी 100 थी तो अब उसकी चाल होगी 130, यानी कि पहले इस चाल 10 थी तो अब हो गई 13। ये आपका स्पीड का रेशियो है। स्पीड का रेशियो, और अगर दूरी आपकी समान होती है तो स्पीड का रेशियो और टाइम का रेशियो, टाइम का उल्टा हो जाता है। टाइम हो जाएगा 13 और 10, यानी कि पहले अगर 13 समय लगता था तो अब समय लग रहा है 10। कितना समय कम लग रहा है? तो आप कहेंगे 3। और जबकि यहाँ 3 में पर्सन में कितने मिनट लग रहे हैं? 15। 3 का मान 15 है तो 1 का मान कितने मिनट होगी? 5 मिनट। 1 का मान 5 मिनट है तो मैं यहाँ 13 का मान कितना होगा? 13 पंजे 65 मिनट। 65 मिनट का मतलब होता है 1 घंटा और कितने मिनट है? 5 मिनट। इसका मतलब उसे पहले जो समय लग रहा था मूल चाल, इस मूल चाल से पहले समय लग रहा था 1 घंटा और 5 मिनट। ये इसका सही आंसर हो जाएगा, 1 घंटा 5 मिनट। आगे चलते हैं। ये बाकी आपके जीके के प्रश्न हैं, वो आप सारे देख सकते हैं किस किस तरीके से हैं। मैं थोड़ा सा धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ ताकि आप यहाँ पूरा देख सकते हैं। इसके बाद में अपन चलते हैं रीजनिंग का। प्रश्न नंबर आपका दे रखा है 38। 38 में दे रखा है एम डी टी, और इसका लिख रखा है PAW। आप भी इसको साथ साथ में सोल्व करते रहें ताकि थोड़ा सा आपको एक आइडिया रहे। दूसरा दे रखा है UCT, और आपका LSK का पूछा है। मैं नंबरिंग डाल देता हूँ। M13 D4 और T20 पर होता है, P16 A1 और W23 पर होता है। देखो, इससे इसमें 3 बढ़ा है, प्लस का हुआ है, इससे भी 3 प्लस का हुआ है, लेकिन बीच वाले में माइनस का 3 हुआ है। ऐसा कैसा पैटर्न इसमें चल रहा है क्या? सेम इसका इसमें चल रहा है तो इसमें भी चलेगा। 12 और L 12 पर होता है, S 19 पर और K 11 पर। 12 और 3 15, 15 पर क्या होता है? O होता है। 11 और 3 14, 14 पर क्या होता है? N होता है। अब इसमें से 3 घटेगा, 19 में से 3 गए 16, और 16 पर P होता है, OPN। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा OPN। कोडिंग डिकोडिंग का आसान सा प्रश्न था। अभी इसमें बढ़िया प्रश्न भी आएंगे, अभी देखेंगे किस तरीके से। आगे चलते हैं। 38 के बाद में ये जीके के प्रश्न है। ये आपका आया 40वां प्रश्न। ये एक शानदार प्रश्न था। ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवर्ती आधार पर करने पर चक्रवर्ती ब्याज पर निवेशित एक धनराशि 2 वर्ष बाद
56,180 रुपये और 3 वर्ष बाद 59,550.80 रुपये हो जाती है, तो धनराशि रुपये में कितनी है? देखो 2 वर्ष के बाद में वो धनराशि हो रही है 56,180 रुपये, 3 वर्ष के बाद में वो धनराशि हो रही है 59,550.80। अब यहाँ एक चीज़ इंपॉर्टेंट थी, इस प्रश्न को आपको पूरा हल नहीं करना था, क्योंकि प्रश्न में ऑप्शन जो है ना 45, 48, 50 और 52 दे रखे हैं। आपको पता है मूल धनराशि निकालनी थी, तो एक साल में जो चक्रवर्ती ब्याज जो मिल रहा है, यहाँ अगर मैं बात करूँ चक्रवर्ती ब्याज की, तो लगभग आप कह सकते हैं कि 3400 रुपये चक्रवर्ती ब्याज के मिल रहे हैं। ठीक है, देखो 6 और 3 9 3400 रुपये ब्याज के मिल रहे हैं। ठीक है, 3400 मिलेंगे। अब अगर मैं 2 साल पीछे की बात करूं, 2 साल पहले का अगर ब्याज घटाने के बाद मूल धनराशि बचेगी क्या? तो 2 साल का मतलब 3400 से तो कम लगेगा ब्याज। तो ऐसा मान सकते हैं कि 3-3 हज़ार, इसका लगभग 3200 और 3000 के आसपास, यानी कि कुल मिलाकर के 6000 के समथिंग ब्याज और लगेगा। तो 6000 जैसे ही घटाएंगे ना, तो वो लगभग 50,000 के आसपास आएगा। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 50,000। बाकी करना जैसे है वो मैं बता देता हूँ। तो आप बड़ी संख्या ऊपर लिख दीजिए 59,550.8 और बट्टा में नीचे लिख देते हैं 56,180 और एक पॉइंट वाला जीरो इधर लगा देते हैं। ये वर्ष में अंतर 1 साल का है, तो ये आपकी आएगी वो रेट आ जाएगी, क्योंकि 1 साल की वो रेट होती है। इसमें इसका भाग देते ही, अब इसमें इसका भाग दे देते हैं, तो यहाँ पर इस 56,000 इसका भाग देंगे इसमें, तो ये एक बार चला जाएगा। फिर यहाँ से जो बचेगा 15 में 8 गया 7, यहाँ 2 यानी कि 3, और फिर ये यहाँ पर हो जाएगा आपका 3, फिर ये 0 आएगा, फिर ये 0, और फिर ये 8 आएगा, और फिर ये 6 बार चला जाएगा 106/100। ये इसकी आ गई रेट। अब देखो 2 साल बाद में, यानी कि मुझे मूलधन निकालना था, मूलधन गुणा पहले साल तो हो गया 100 से 106, दूसरे साल हो गया 100 से 106, और उसके बाद में 2 साल के बाद में 56,180 रुपये हो रहा था। ठीक है, 106 का भाग दे देते हैं, 106 का भाग दिया तो ये भाग गया आपका 5 बार, और फिर 6 5 30 31 18, यानी कि भाग कितनी बार गया? 3 बार, 530। 106 का भाग इसमें दिया तो ये भाग जाएगा आपका कितनी बार है? भाग चला गया 106 का भाग दिया तो ये 5 बार चला गया, और 5 को 2, ये 2 4 0 इसके लगा दो, 1 2 3 4, तो कितना आंसर आ गया? 50,000 इसका आंसर आ जाएगा। इस प्रश्न को आपको ध्यान रखना है कि ऑप्शन से ही करना था, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें भरी हुई थी। आगे चले इसके, अगर मैं आगे प्रश्नों की बात करूँ 40 के बाद में, ये जीके के प्रश्न है, 40 के बाद में चल लेते हैं आगे जो भी आपका प्रश्न आ रहा है। 40 के बाद में देखो 47 नंबर प्रश्न। 47 में निश्चित कूट भाषा में रिलेशन को लिख रखा है TSRONLIEA, और नंबर को लिख रखा है UR, यानी मैं इसको आपको लिख देता हूँ NUMBER। नंबर को लिख रखा है URNMEB। देखो जितने के जितने ये अक्षर है ना, पूरे के पूरे यहाँ पर अक्षर है, लेकिन एक चीज़ यहाँ देखो ABCD में इसमें क्या है कि ABCD में पहले सबसे बड़ा अक्षर है U, उसको पहले लिखा, उसके बाद में R को लिखा बड़ा अक्षर, उसके बाद में N उससे बड़ा, फिर N से छोटा M होता है, M से छोटा E, E से छोटा B। ऐसे ही आपका रिलेशन में देखो RELATION, इस पैटर्न को समझ लेना बहुत ज़रूरी है। 18 5 12 1 20 9 15 14, सबसे पहले 18 आएगा, इसका मतलब सबसे पहले 20 आएगा तो T आएगा, फिर R 18 वाला आएगा, फिर उसके बाद में आपका आएगा O, फिर N आएगा, फिर उसके बाद में आएगा L, फिर I, फिर E A। ऐसे ही आपका स्पेकुलेशन में आपको देखना है, तो आपको पता है कि O पहले नहीं आ सकता, तो ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। U के बाद में O नहीं आ सकता, क्योंकि उसके बाद T जरूरी है, T के बाद N आएगा क्या? N नहीं आएगा, क्योंकि पहले S होता है बड़ा, तो आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आपको चेक नहीं करना था, इसी तरीके से ऑप्शन से एग्जाम में चेक किया जाता है। देखो ये तुरंत अभी का सेट है, मेरे को सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे हुए हैं, मैं आपको पूरा इसका सॉल्यूशन करवा रहा हूँ। आगे चले इसके, इस टाइप में आगे चलते हैं। 47 के बाद में 48, ये कथन निष्कर्ष का प्रश्न है। देखो कथन निष्कर्ष में देर का सभी ऊँट गधे हैं, तो यहाँ मैं डायग्राम बना देता हूँ। सभी ऊँट गधे, तो ये ऊँट और सभी के सभी ऊँट क्या दे रखे हैं? गधे दे रखे हैं। ये इसके ऊपर डायग्राम बना दिया। कुछ बिल्लियाँ ऊँट है, कुछ बिल्लियाँ ऊँट है, इसका मतलब ऊँट का और बिल्लियों का डायग्राम आपस में कट करेगा।
यहाँ पर ये दे रखा है बिल्लियाँ, यहाँ इसको लिख देते हैं बिल्लियाँ। सभी डॉल्फिन बिल्लियाँ, सभी डॉल्फिन बिल्लियाँ, इसका मतलब ये डॉल्फिन इसके अंदर आ जाएगी, डॉल्फिन। देखो डॉल्फिन का डायग्राम गधे के डायग्राम से कट कर भी सकता है, ऊँट के डायग्राम से कट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। इसी डायग्राम को आप ऐसे भी बना सकते थे, देखो ये, और डॉल्फिन वाला यहाँ से ये वाला, ठीक है। अब निष्कर्ष पढ़ें। सभी डॉल्फिन गधे, क्या डॉल्फिन के सभी डॉल्फिन गधे, इसका मतलब गधे के अंदर डॉल्फिन का डायग्राम आ रहा है क्या? गधे के अंदर कहीं डॉल्फिन का डायग्राम आ रहा है? नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये आपका हो गया गलत। कुछ डॉल्फिन गधे, कुछ डॉल्फिन गधे, इसका मतलब गधे और डॉल्फिन का डायग्राम यहाँ नहीं कट कर रहा है लेकिन यहाँ कट कर रहा है। तो एक जगह कट कर रहा है, एक जगह नहीं कर रहा है, इसका मतलब दोनों जगह सत्य नहीं है। दोनों जगह सत्य होगा उसी को सही मानेंगे, तो ये आपका हो गया गलत। कुछ गधे बिल्लियाँ हैं, तो गधे और बिल्लियों का डायग्राम कट करना चाहिए। देखो ये बिल्ली का और ये गधे का, दोनों में कट कर रहा है क्या? और यहाँ ये गधे का और बिल्ली का कट कर रहा है, इसका मतलब इसमें भी कट कर रहा है, इसमें भी कट कर रहा है, तो दोनों में कट कर रहा है, इसका मतलब दोनों में सही है, तो ये पूरा सही हो जाएगा। सभी बिल्लियाँ गधे, इसका मतलब बिल्लियों के डायग्राम के ऊपर गधे का आना चाहिए। ये बिल्ली का डायग्राम और ये गधे का, सभी नहीं आ रहा, कुछ का आ रहा है। देखो दोनों में कुछ का आ रहा है, इसका मतलब ये चौथा भी आपका गलत हो गया। केवल और केवल कौन सा निष्कर्ष सही होगा? तीसरा, और केवल तीसरा निष्कर्ष है ऑप्शन ए में, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ये आपका इसका कथन निष्कर्ष का था। आगे चले, इसके आगे का प्रश्न है आपका 49। 49 को देखो, आपको दे रखा है 29, 36, 21, 18, 7, 19 के का माध्य 21.25। संख्याएं कितनी है पहले देख लो, 3, 3, 6, 6 और 2 8, यानी कि 21.25 इसका माध्य है। तो 21.25 को 8 से गुणा कर दो और बाकी संख्याओं को जोड़ दो। जोड़ देते हैं तो देखो कितना होगा, 21, 21 और 29। देखो 21 और 29 अगर मैं इसको जोड़ूं तो ये हो जाएंगे 50, 50 हो गए, और ये 8, 7, 15, 25, 75, तो ये दोनों हो गए 75। तो यहाँ मैं लिख दिया 75 प्लस, इसके बाद में 19 और 36 को जोड़ा तो 30 और 40, 40 और 15, 55, 55 प्लस का 2k, और यहाँ पर इनको जोड़ दिया 7, 5, 12, 130 प्लस का 2k, और इधर इसको गुणा किया तो देखो 21 को 8 से गुणा किया तो 168, 168 और 25 अंटे 200 यानी 170 हो गया। तो ये 30 इसमें से जाएगा, 40 बराबर 2k, k की वैल्यू आ गई 20, k की वैल्यू आ गई 20। अब यहाँ से इसका बोला है कि इसका बहुलक किसका, 29, 22, 15, 15, 22, 18, 21, पी का बहुलक 29 है। 29 है, इसका मतलब 29 सबसे ज़्यादा बार आएगा। तो 29 देखो यहाँ एक बार ही आया, इसका मतलब p की वैल्यू आपकी यहाँ क्या हो गई 29, और यहाँ भी क्या हो गई 29। तो p की वैल्यू 29 हो गई। बहुलक होता है सबसे ज़्यादा बार आता है वो, तो p माइनस के पूछा आपसे, p माइनस का k, तो p की वैल्यू 29 है और k की वैल्यू 20 है, और आंसर क्या आ जाएगा 9। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया आपका 9। यह भी आपको समझ में आ गया होगा। केवल आपको माध्य और बहुलक के ऊपर, एक पिछले पार्ट में भी अपन ने ऐसा प्रश्न किया था माध्य और बहुलक के ऊपर में, और ये सेकंड इसका प्रश्न आ गया माध्य और बहुलक का। आगे चलें, इसके अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखो, लंबे छोटे वाले बहुत प्रश्न पूछे गए थे। 6 व्यक्ति दे रखे हैं ABCDEF, उनका क्रम अनिवार्य नहीं है। D A और E से लंबा है। D किससे? D जो है वो A और E से लंबा है, लंबे को ऊपर लिख रहे हैं। F B और C से लंबा है। F किससे है? B और C से लंबा है। A F से लंबा है। A किससे लंबा है? F से लंबा है। A जो है वो F से लंबा है, और F B और C से लंबा है। F जो है वो B या C से लंबा है। तो निम्नलिखित में से सबसे छोटा कौन सा हो सकता है? देखो ये तो लंबा है, इससे लंबे ये दो दे, यहाँ पर F रहा। अब F जो लंबा है ना वो B और C से लंबा है, इसका मतलब B और C के बारे में कोई जानकारी नहीं दे रखी, तो सबसे छोटा B भी हो सकता है और सबसे छोटा C भी हो सकता है। तो B और C दोनों ऑप्शन होंगे, तो या तो B और या C, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे इसके प्रश्नों पर चलते हैं। हाँ, ये वाले प्रश्न भी आपके बहुत सारे आए। देखो, एक निश्चित कूट भाषा में गुड डीड्स पे को लिखा AGBITR, पे ऑल बिल्स को ये लिखा है, ऑल योर डीड्स काउंट को ये लिखा है। तो आपको बोला है उसी कूट भाषा में काउंट को क्या लिखा जाएगा। देखो काउंट ये रहा यहाँ, ये रहा यहाँ पर काउंट।
तो काउंट में जो जो शब्द आपको दे रखे हैं, ऑल योर डीड्स, ठीक है, इनको देख लेते हैं। देखो यहाँ दे रखा है आल, मैं इस पर राउंड कर रहा हूँ वर्थ, आल पर यहाँ राउंड कर रहा हूँ वर्थ। इन दोनों में जो कॉमन आ रहा है उसके ऊपर काम करो। इन दोनों में जो कॉमन आ रहा है, क्या यहाँ राउंड कर देता हूँ वर्थ, ओ डी और यहाँ पर ओ डी, इसका मतलब ओ डी किसका कोड हो गया, आल का हो गया। अब यहाँ पर अगला कॉमन क्या आ रहा है, अगली अगर मैं बात करूँ डीड्स, तो डीड्स के ऊपर मैं आयत बना रहा हूँ, ये डीड्स, और यहाँ पर भी मैं डीड्स के ऊपर आयत बना रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। इन दोनों में कॉमन क्या चल रहा है, इन दोनों में आयत बना देता हूँ, टी आर कॉमन चल रहा है, यहाँ पर भी टी आर कॉमन चल रहा है, यहाँ पर भी टी आर कॉमन चल रहा है। अब इसके बाद में और कोई भी वर्ड जो है वो कॉमन नहीं है, इसका मतलब योर और काउंट दो शब्द बचे, और यहाँ पर एस एन और यू एम दो शब्द बचे। इसका मतलब काउंट का जो है वो या तो एस एन होगा और या फिर क्या होगा, यू एम होगा। तो या तो एस एन होगा और या फिर क्या होगा, यू एन होगा। दोनों में से कोई सा भी हो सकता है, दोनों पर अपन श्योर होकर के नहीं बोल सकते कि कौन सा इसका होगा। समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से आपको करना है। इस टाइप के प्रश्न भी आपके बहुत सारे पूछे गए थे। अगर मैं 9 तारीख की सेकंड शिफ्ट की बात करूं और 10 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट की बात करूं तो आगे चलते हैं। आगे ये जीके के प्रश्न है, ये आप देख सकते हैं। ये लो यहाँ पर देखते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं, ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, टेन वाई की वैल्यू पूछिए। देखो साइन वाई, टेन वाई जो होता है ना वो होता है साइन वाई बट्टा कोस वाई। अब मैं साइन को एक तरफ कर लेता हूँ, इसको इधर लाए तो माइनस होगा क्या, तो कोस वाई बराबर, तो ये √5 माइनस का 2 और इधर आगे मैं लिख दूँ साइन वाई। अब साइन इस कोस को इधर भाग लगाया तो ये साइन वाई बट्टा कोस वाई, और इधर ये एक था ही और ये नीचे आएगा तो √5 माइनस का 2। अब ये तो होता है आपका टेन वाई, ठीक है, टेन वाई। इसका परमीकरण करेंगे तो ऊपर नीचे गुणा करेंगे √5 प्लस 2 से और √5 प्लस 2 से। ये a प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला हो गया, यानी √5 का स्क्वायर 5 माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो नीचे 1 हो गया, ऊपर क्या बचा आपका √5 प्लस का 2, और यही इसका आंसर हो जाएगा √5 प्लस का 2। आ गया होगा समझ में ट्रिग्नोमेट्री का। आगे चलें, आगे इसके प्रश्न पर चलते हैं। ये आप देख सकते हैं कोडिंग डिकोडिंग का है अगला प्रश्न 61। कंज्यूम को लिखा है, देखो CONSUME, कंज्यूम को लिखा है CEMNOSU, और COMPEL, कंपेल को लिखा है CELMOP। इसको देखते ही मेरे समझ में आया, पहला अक्षर C, फिर इस ABCD के क्रम के अनुसार दूसरा E आएगा, E से बड़ा M होता है, M से बड़ा N होता है, N से O होता है, उसके बाद S और उसके बाद में U। यानी देखो ये 3 पर, ये 5 पर, 13 पर, 14 पर, 15 पर, 19 पर, और U कितने पर, 21 पर। यानी ABCD में छोटे से बड़े की तरफ क्रम के अनुसार मैं आपको इसको व्यवस्थित किया है। तो आपसे ऐसा पूछा है इंग्लिश का ENGLISH। अब आप ऑप्शन भी कैंसिल कर सकते थे। देखो पहले H आता है या G आता है, तो मैं सीधा लिख देता हूँ E का E, फिर आपका H 8 पर या G 7 पर तो G आएगा, फिर H 8 पर आएगा, फिर I 9 पर आएगा, I 9 पर आने के बाद फिर L आएगा, फिर N आएगा, फिर S आएगा। तो ये इसका करेक्ट आंसर है पहला। अभी पीछे अपन ने एक प्रश्न देखा जो बड़े से छोटे की तरफ चल रहा था, और ये ABCD में छोटे से बड़े की तरफ चल रहा है। तो ये कोडिंग डिकोडिंग का नया पैटर्न है, इसको आप ध्यान रखना। आगे चलें इसके प्रश्न पर। आगे आपका क्षेत्रफल आयतन का प्रश्न है। प्रश्न है गोलीय कोष की बाह्य त्रिज्या 9 सेंटीमीटर और कोष की मोटाई 1 सेंटीमीटर है, तो कोष के लिए प्रयुक्त धातु का आयतन ज्ञात कीजिए। अगर मैं गोलीय कोष की बात करूं तो ये ऐसे गोला दे रखा है, इसकी जो ये पूरी लंबाई जो बाहर की है वो 9 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर मोटाई है, तो अंदर की कितनी होगी, 8 होगी। अब गोले का जो आयतन होता है 4/3 पाई, यानी बड़े वाली आर का क्यूब माइनस छोटे वाली आर का क्यूब, तो 4/3 गुणा 22/7 गुणा बाहर वाली है 9, तो मैं लिख सकता हूँ 9 का क्यूब माइनस 8 का क्यूब। 9 का कितना होता है 729, 8 का होता है 512। तो इसको अपन यहाँ देख लेते हैं, घटाएंगे 7, 1 और ये 217, 7 से काटा ये आया 31, तो ये आ जाएगा आपका 4 से गुणा किया इसको, यानी कितना आ जाएगा 4, 124,
और 124 को 22 से कर लेते हैं तो ये 8 4 2 2 4 8, तो ये 8 8 और 4 12 7 2728 और किसका भाग लगाना है इसमें 3 का, तो 2728 में भाग देंगे 3 का, 9 बार गया 9 3 27, फिर 2 यानी 0 आएगा, 28 में 3 का भाग देंगे 9 3 27, कितना बचा 1, 909 से ही 1/3 और ये इसका करेक्ट आंसर है 909 से ही 1/3। तो इस तरीके से आपको इसको आयतन वाले को करना था। आगे चलते हैं 63। 5,000 रुपये की कुल धनराशि में से दानिश ने एक भाग 12% साधारण ब्याज की दर पर और शेष भाग को 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेशित किया। यदि 2 वर्षों में दानिश को प्राप्त हुए कुल ब्याज 1072 के बराबर है तो दानिश ने 12% पर वार्षिक ब्याज पर कितनी धनराशि दी। आपको जब भी ऐसे धनराशि दे तो एक भाग तो है 12% पर, एक भाग है 10% पर, और जो बीच वाला यानी कॉमन है वो यहाँ लिख दो बीच में। तो 2 साल में 1072 रुपये प्राप्त हुए तो एक साल में कितने हुए 536 हुए। एक साल में 536 कितने पर हुए वो 5000 पर हुए, और गुणा में इसको लिख दो 100 यानी ये 100। तो मैं लिख सकता हूँ कि 536/50 इसका मान है। तो इस 50 को मैं यहाँ से हटा देता हूँ और 50 को इन दोनों से गुणा किया तो 12 पंजे 60 यानी 600 और 50 से किया 500। अब इनका आप यहाँ अंतर ले लो, इनका अंतर आया 36 और 600 में से 536 को घटाया 64, 36 और क्या आ गया 64। अब 36 और 64 टोटल कितना होता है 100 होता है। 36 और 64 कितना होता है 100। 100 की जो वैल्यू है ना वो टोटल है 5,000 रुपये, तो एक की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 50। अब आपसे पूछा है 12% पर, ये 12% पर कितनी राशि दी 36, तो 36 को गुणा कर दो 50 से, 36 को 50 से गुणा किया तो ये रुपये कितने आ गए 1800 रुपये। इसका मतलब उसने कितने रुपये उधार दिए 1800 रुपये उधार देगा। आगे चलें, ये समझ में आ गया होगा सभी के, सिर्फ और सिर्फ एलिगेशन लगाना था आपको इसमें। आगे चल लेते हैं प्रश्न नंबर 64। 64 दे रखा है 5 बक्से KLMNO है जिनमें एक के ऊपर एक रखकर व्यवस्थित किया गया है। बॉक्स M को बॉक्स N के ऊपर रखा गया है। बॉक्स N के ऊपर किसको रखा गया है M को रखा गया, ऊपर वाले को ऊपर रख देते हैं। बॉक्स O को बॉक्स K के नीचे रखा गया है। अब इसमें O और K यहाँ नहीं दे रखा तो एक बार इस लाइन को छोड़ दो। बॉक्स N को बॉक्स K के ऊपर रखा गया है। बॉक्स N को बॉक्स K के ऊपर रखा गया है। K के ऊपर किसको रखा हुआ है N को। अब इस लाइन को पढ़ो वापस। बॉक्स O को बॉक्स K के नीचे रखा गया है। बॉक्स O को बॉक्स K के नीचे रखा गया है। अब बॉक्स L को बॉक्स O के नीचे रखा गया है। बॉक्स L को बॉक्स O के नीचे रखा गया है। तो आपसे पूछा है किस बक्से को सबसे नीचे रखा गया है, तो कौन सा बक्सा सबसे नीचे L, तो इसका सही आंसर हो जाएगा L यानी कि ऑप्शन 4। आगे चल लेते हैं, अगला जो प्रश्न है 65वां देख लेते हैं। किसी संख्या का 23.5% 11.75 के बराबर है तो संख्या ज्ञात करो। यानी संख्या x का 23.5 यानी 235/10 और ये पॉइंट है परसेंटेज वाला, वो 2 जीरो और आ जाएंगे। किसके बराबर है 11.75 के, तो इसके भी 2 जीरो लगा देते हैं पॉइंट हटाने के लिए। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और इस 235 का भाग इसमें देंगे तो ये भाग चला जाएगा 5 बार, और 5 को इस 10 से गुणा करेंगे तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 50। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 50। आगे चले, इसके परसेंटेज का सिंपल सा प्रश्न था। ये लो भाई, ये रीजनिंग का प्रश्न है। एक कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी ने अलग अलग स्थान प्राप्त किए। अमन का शीर्ष से 11वां स्थान है, यानी कि ये एक कक्षा दे रखी है। इस कक्षा में जो ऊपर से कौन सा स्थान है 11वां स्थान है, किसका है अमन का। और निखिल का नीचे से 13वां स्थान है, यहाँ से 13वां स्थान है किसका निखिल का। आगे पढ़ो प्रश्न को। केवल 3 विद्यार्थियों का स्थान अमन और निखिल के बीच में, यहाँ कितने विद्यार्थी बीच में 3 विद्यार्थी। यदि विद्यार्थियों की कुल संख्या एक विषम संख्या है जो 3 से विभाजित है तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी। अगर मैं इसके बीच में सीधा इसी को जोड़ूं तो 11 और 13 24 और 3 कितने होते हैं 27। क्या 27 एक विषम संख्या है, तो हाँ विषम संख्या है। क्या 3 का भाग जा रहा है, तो 3 का भाग भी जा रहा है। इसका मतलब कुल विद्यार्थी कितने हो जाएंगे 27 विद्यार्थी इस क्लास में हो जाएंगे। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 67 सरलीकरण का प्रश्न है। देखो 6 में 2 का भाग दिया 3,
12 में से 3 माइनस होगा 9, 9 और 4 कितने हो गए 13 बट्टा 3 का स्क्वायर 9, 9 गुणा 3 27, 27 में से 7 के 20, 20 और 6 कितने हो गए 26, 13 बट्टा 26, 1/2, 1/2 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलें इसके प्रश्न पर। ये आ गया ट्रिग्नोमेट्री का। ये प्रश्न है 1/1 प्लस टेन थीटा प्लस 1/1 माइनस टेन थीटा बराबर दे रखा है 4। अब इसको मैं एलसीएम ले लेता हूँ। एलसीएम लिया तो आया 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा और इधर आएगा 1 माइनस टेन थीटा और इधर आएगा 1 प्लस टेन थीटा बराबर 4। 10 से 10 कैंसिल, 1 और 1 2 हो जाएंगे और ये ऊपर 2, इस 2 को इससे काटेंगे तो ये 2 बचेगा। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 2 माइनस 2 टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब ये 2 टेन स्क्वायर उधर चला जाएगा और ये इधर 1 आएगा तो ये 2 माइनस 1 1 हो जाएगा और उधर हो जाएगा 2 टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू आएगी 1/2 और टेन थीटा की जो वैल्यू आएगी 1/√2। 1/√2 का मतलब ये लंब होता है और ये होता है इसका आधार। ठीक है, और जब कर्ण मैं निकालूंगा तो कर्ण होगा √L² प्लस A² यानी 2 + 1 3 यानी कर्ण √3। आपको वैल्यू पूछी कोसेक स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर की। कोसेक स्क्वायर होता है कर्ण बट्टा लंब का होल स्क्वायर और ये होता है कर्ण बट्टा आधार का होल स्क्वायर। तो कर्ण की मैं बात करूं तो √3 का स्क्वायर 3 प्लस लंब की वैल्यू आती है 1 तो ये 3 का इसका स्क्वायर 3 हो गया। इसके बाद √3 का स्क्वायर यानी कितना 3 और √2 का स्क्वायर 2। 3 को 2 से गुणा किया 6 और 3 कितने हो गए 9 यानी कि 9/2 इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर 9/2। आगे चले, आगे चल लेते हैं। अगला प्रश्न आपका ये रहा। एक पुरुष किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करता है और एक महिला उस कार्य को 30 दिन में पूरा करती है। तो एक तो दे रखा है मेन और एक है फीमेल। ये 20 दिन में पुरुष और महिला 30 दिन में, दोनों का एलसीएम 60 आया। 20 का 60 में भाग दिया 3, 30 का 60 में भाग दिया 2। अब आपसे बोला कि 2 पुरुष और 3 महिलाएं उस कार्य को कितना दिन में करेगी। 2 मेन और 3 फीमेल। तो मेल 3 है तो इसकी जगह 3 रखो। 2 गुणा 3 कितना हो गया 6 और 3 गुणा 2 6 यानी कि एक दिन में कितना काम करेंगे 12 और काम कितना करवाना है 60। तो 60/12 यानी कितने दिन में पूरा कर देंगे काम को, तो 5 दिन में इस काम को क्या कर देंगे पूरा कर देंगे। तो इसका सही आंसर आ जाएगा 5। आगे चलते हैं। हाँ ये लो, ये बढ़िया प्रश्न है आपका। देखो ये सबसे शानदार इसके प्रश्न आए थे। 8 व्यक्ति दे रखे हैं रात्रि भोज के लिए वर्गाकार मेज के चारों ओर इस प्रकार बैठे हैं कि 4 व्यक्ति एक एक कोने पर बैठा और 4 व्यक्ति 4 भुजाओं के मध्य स्थानों पर बैठा है। तो उस सभी मुख वर्ग के केंद्र की ओर है। अब यहाँ से ये मैं टेबल बना देता हूँ, इनको बिठाना है। ठीक है, तो 4 तो यहाँ मध्य में बैठे हैं। ठीक है, यहाँ 4 है और 4 यहाँ कोने पर बैठे हैं। यहाँ 4 कोने पर है। अब लाइनों को पढ़ते जाओ। पहली लाइन SU के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। अब देखो इससे कुछ पता नहीं चल रहा है क्योंकि भुजा पर बैठा है या मध्य बिंदु पर बैठा है। UT के ठीक बाईं ओर बगल में बैठा है, नहीं पता चल रहा, छोड़ दो। T किसी एक भुजा के मध्य स्थान पर बैठा है, ये लाइन पता चल रही है। T मध्य में बैठा है तो मैं यहाँ मान लेता हूँ कि T बैठा है, कहीं पर भी मान लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद में अब लाइन को पढ़ो, इस पीछे वाली को। UT के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। आपको पता है इसका बायां इधर होता है, तो T के बाईं ओर बगल में U बैठा है तो U यहाँ बैठेगा। ठीक है, इसके देखो इनका मुख जो है ना वो केंद्र की तरफ है, इसलिए यहाँ बायां इधर होगा। फिर इससे पीछे वाली लाइन पढ़ो। SU के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, U के बाईं ओर S बगल में बैठा है, यहाँ S बैठेगा। अब अगली लाइन RU के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। R किसके, U के दाईं ओर, U का दायां इधर होगा, देखो इधर की तरफ, पहला दूसरा तीसरा, यहाँ पर कौन बैठा हुआ है R बैठा हुआ है। और P V और R के ठीक बगल में बैठा है। P किसके, V और R के ठीक बगल में बैठा है, इसका मतलब P जो है ना V और R के मध्य बैठा है तो यहाँ V और R हो जाएगा। W T के ठीक बगल में नहीं बैठा है, W किसके, T के, तो W यहाँ नहीं बैठा है, इसका मतलब यहाँ बैठेगा W। और बाकी कौन सा बच गया, P
तो ये बचा क्यू, तो यहाँ आ गया क्यू। अब आपसे पूछा निम्न में से कौन किसी एक कोने पर नहीं बैठा है। कोने पर नहीं बैठा है इसका मतलब देखो कोने पर बैठा है, कोने पर बैठा है। एस यहाँ मध्य में बैठा हुआ है, वी भी मध्य में बैठा हुआ है, आर भी मध्य में बैठा हुआ है। इसका मतलब कौन है, क्यू एक ऐसा व्यक्ति है जो कोने पर बैठा हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्यू। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। आपको इस टाइप के प्रश्न जो है वो इसी तरीके से अटेम्प्ट करने, क्योंकि आप इसमें क्या है कि अगर मान लो पहली लाइन से डायग्राम बनाना स्टार्ट कर दोगे ना तो वो आपके समझ से बाहर हो जाएगा डायग्राम फिर। और ऐसा ही आपका सिचुएशन जो है वो एनटीपीसी सीबीटी 2 के एग्जाम में हुआ था। इसकी कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, कट ऑफ कितनी जाएगी। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। 71 प्रश्न 71 की बात करूं, इसको सरल करना आपको। तो पहले भाग की विधि को हल करते हैं। 24 में 8 का भाग दिया 3 को 6 से गुणा किया 18, ठीक है 18 माइनस 4 को 4 से किया 16, 18 में से 16 गया 2, 40 और 2 कितने हो गए 42। तो 72 माइनस 4 गुणा 42 प्लस 20। अब 72 और 20 कितने हो गए, 72 और 20 हो गए 92 माइनस इसको गुणा किया 8, 4 चौक 16, 168, 168 में से 92 घटाया तो ये 6 और 7 किसका, माइनस का, 76, इसका आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं 72, ये भी आपका सरलीकरण का है। 56 भाग 14, तो 56 में भाग दिया 14 का कितना आया, 4 चौक 56, 4 गुणा 2 का स्क्वायर 4 माइनस 12 गुणा 6 भाग 3 का दिया 2, 12 को 2 से गुणा किया 24 प्लस का 10, तो 16 माइनस का 24 प्लस का 10, 16 और 10 26, 26 में से 24 गया तो क्या आंसर आ जाएगा 2, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। आगे चलते हैं 73 नंबर प्रश्न। 73 एक व्यक्ति 6 व्यक्ति ABCDF एक वर्ताकार मेज के परिधि केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। देखो यही यहाँ दे रखा है, केंद्र की तरफ मुख करके बैठे हुए हैं। BE के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है। मान लो यहाँ बैठा है B, E के दाईं ओर, तो ये E यहाँ बिठा देते हैं। E का दायां इधर होगा, देखो E का दायां इधर होगा। E के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, यानी कि ये पहला स्थान और यहाँ पर ये दूसरे स्थान पर B बैठा हुआ है। CE के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। C किसके, E के बाईं ओर। C जो है वो यहाँ होगा क्योंकि E का जो बायां होगा वो इधर होगा और C जो है वो E के ठीक बाईं ओर बगल में बैठा है। FD के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है। F और D कहीं नहीं दे रखे, छोड़ दो एक बार। A के दाईं और तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, देखो यहाँ 4 व्यक्ति हो चुके हैं। अब 2 व्यक्ति और बिठाने, 1 और 2 व्यक्ति बिठाने, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक व्यक्ति यहाँ बैठेगा, एक व्यक्ति यहाँ बैठेगा। इस लाइन को पढ़ो। FD के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है, D के दाईं और दूसरे स्थान पर। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर D को बिठाऊंगा ना तो D का दायां इधर होगा तो इधर आ जाएगा। अगर D को यहाँ बिठाएंगे तो दाईं ओर बैठेगा नहीं। इसका मतलब यहाँ पर ही D को बिठाना पड़ेगा। D और D के दाईं ओर दूसरा पहला और दूसरा यहाँ हो जाएगा F। अब इसके बाद में यहाँ बैठेगा A, तो A के दाईं और तीसरे स्थान पर। अब A का जो दायां है, A का दायां किधर होगा, आपको पता है इधर होगा। A का दायां, A के दाएं इधर, कौन से तीसरे स्थान पर, पहला दूसरा तीसरा, तीसरे स्थान पर कौन है D, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन D। देखो इसी तरीके से सीटिंग अरेंजमेंट में आपको करने, एक बार वापस रिवाइज करके देख लेना वीडियो को तो आपको समझ में आ जाएगा क्लियर किस तरीके से मैं कर रहा हूँ इसको। आगे चलते हैं, ये रहा आपका 75 नंबर प्रश्न। अगर मैं 75 की बात करूँ, सीरीज है 86 और 74। 86 और 74 का अगर मैं अंतर की बात करूँ तो 86 और 74 का अंतर कितने का है, तो आप कहेंगे 8 का अंतर है। 74 और 62 का अंतर कितने का है, तो ये सॉरी यहाँ पर 86 सीरीज लिख देता हूँ, 74 62 54, यहाँ आपसे पूछा है 42 और 38। इनका अंतर ले लेते हैं, 12 का है। यहाँ पर अंतर लेंगे 12 का है, यहाँ पर अंतर लिया तो ये 8 का है। 12 का है तो फिर यहाँ भी 8 का ही होगा, तो 54 में से 8 गए तो 46, फिर 46 में यहाँ 4 का और यहाँ पर भी 4 का। इसका मतलब कौन सा अंक आ गया, 46। पहले 2 में 12 का, फिर 8 का, फिर 4 का, तो ये इसका आंसर आ जाएगा 46। आई होप सभी को ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। तो अभी एक बार इस वीडियो में हम 75 क्वेश्चन तक ही इसको हल करेंगे। बाकी जितने भी आपके आगे के प्रश्न हैं वो आपके इसके पार्ट 3 में इसमें कवर कर दूंगा। पार्ट 3
जल्दी इसमें लेकर के आ जाऊंगा। तो ये आपको 9 मई 2022 का जो पूरा पेपर है यानी कि शिफ्ट फर्स्ट का, वो आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ये आपके वीडियो जो है वो कल शाम तक मैं इसके तीनों के तीनों वीडियो अपलोड कर दूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।